हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग फाइन होंगे। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 3 और यही लास्ट पार्ट है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं टेलर के प्रिंसिपल्स एज वेल एज टेलर के टेक्निक्स, फ्योल के प्रिंसिपल्स एंड पीटर एफ ड्रकर का कंट्रीब्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपना पहला टॉपिक आता है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का, यानी कि टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। पर ये टेलर थे कौन? तो टेलर एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और इन्होंने क्लासिकल थियरी के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी दिया था। ये हमने उसके अंदर भी पढ़ा था। क्यों इन्होंने इतना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था? क्योंकि आखिर इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बनाए थे, तो ये इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ही हुआ। इन्होंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया। उसके बाद ये बेथलेम स्टील कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे चुने गए। उस दौरान इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि जो ओनर्स और जो वर्कर्स हैं उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। कैसा कॉन्फ्लिक्ट है भाई? ओनर लोग का क्या मानना है हमेशा कि हमारा प्रॉफिट बढ़े, हमारा वेल्थ बढ़े। एम्प्लॉयज़ का क्या मानना है कि हमें हायर सैलरी मिले, यानी कि हायर वेजेस मिले। वो जॉब सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। अब दोनों की बातें तो पूरी नहीं की जा सकती, पूरी की जा सकती हैं लेकिन तब पूरी नहीं की जा सकती थी। इसीलिए इन दोनों के बीच में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट सा रहा है। ऐसा किसने देखा? टेलर ने देखा। टेलर ने सोचा, यार ये कैसा मेथड चल रहा है, इसे तो बदलना ही पड़ेगा। लेकिन वो जो मेथड चल रहा था उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि रूल ऑफ थंब, जहाँ पर ओनर्स लोग वर्कर्स के ऊपर इतना काम का दबाव दे देते हैं, उनसे काम करवाते रहते हैं। ओनर्स सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, वर्कर्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। उसी को कहते हैं रूल ऑफ थंब। ये सब देखा हमारे टेलर जी ने। फिर उसी दौरान उन्होंने बना डाला, क्या बना डाला? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बड़ा अच्छा काम किया टेलर साहब ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बना के। लेकिन ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? सो इट इज़ अ मेंटल रिवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एम्प्लॉयज इन अ फैक्ट्री। इट्स अ टोटल मेंटल रिवोल्यूशन टुवर्ड्स देयर टास्क, ड्यूटीज, कलीग्स एंड ओनर्स। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आपके फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो जब आप उनका मेंटल रिवोल्यूशन करते हो, उनके दिमाग को पढ़ते हो, उनके टास्क को समझते हो, उनके ड्यूटीज़ को समझते हो, उनके फ्रेंड्स को समझते हो, उनके ओनर्स का दिमाग पढ़ते हो, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, मेंटल रिवोल्यूशन करना, इसी को कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। Knowing exactly what you want your men to do and then see it that they do it in the best and cheapest way। मतलब ये जानना कि आपको अपने एम्प्लॉय से क्या काम करवाना है और फिर ये देखना कि वो उस काम को बेस्ट से बेस्ट और एकदम सस्ते से कर दें। अब देखते हैं इनके प्रिंसिपल्स। सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंटिफिक मेथड, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर सारा काम साइंटिफिकली होता है। सारा काम एनालाइज करके यहाँ पर होता है। पहले जैसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। ट्रेडिशनल मेथड में आपने सुना ही कि वहाँ पर कुछ भी यूं ही काम दे देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है? सब कुछ एनालाइज करके साइंटिफिकली काम होता है। सेकेंड है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए, वर्कर्स प्लानिंग भी करे और इम्प्लीमेंटेशन भी करे, ये तो गलत बात है। आप क्या कर सकते हैं? एक्सपर्ट्स से प्लानिंग करवा लीजिए और फिर वो लोग जो प्लान बना के देंगे वो इम्प्लीमेंटेशन आप वर्कर्स से करा लीजिए। थर्ड है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस मतलब जॉब को एनालाइज करना, और अगर आप ये करते हो तो आप बहुत ही जल्दी अपने गोल्स को पा लोगे। क्योंकि जब आप टाइम टू टाइम अपने जॉब को एनालाइज करते रहते हो तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपके प्रोडक्शन का खर्चा कम हो जाता है। फोर्थ है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि आप पहले से ही एडवांस में ही ये डिसाइड कर लो कि आपको कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, आपको कौन से टाइम पे प्रोडक्शन करना है, कैसा सिचुएशन चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए, इन सब को आप पहले से ही
डिसाइड कर लो। फिफ्थ है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर सिलेक्शन का काम, ट्रेनिंग का काम, सब कुछ साइंटिफिकली ही होता है। सबसे पहले आपको अपने वर्कर्स को सिलेक्ट करना है। कैसे? साइंटिफिकली। साइंटिफिकली कैसे करेंगे मैम? तो आपको क्या करना है, जब आप अपने वर्कर्स को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको देखना है कि उनकी एजुकेशन क्या है, उनके पास क्या स्किल्स है, उनके पास क्या गट्स हैं, उनके पास कितनी ताकत है। अब जब आप ये सब करोगे तो समझ जाना आप सब कुछ साइंटिफिकली कर रहे हो। इसके अलावा आपको एम्प्लॉय को काम कैसे देना है, उसके एजुकेशन, उसके स्किल के हिसाब से, और बाद में आपको देखना है कि उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उसे ट्रेनिंग भी दीजिए, बट साइंटिफिकली। सिक्स्थ है फाइनेंशियल मोटिवेशन। अब देखिए, आपके बिजनेस यूनिट के अंदर आपको अपने स्किल्ड वर्कर्स को हमेशा मोटिवेट करते रहना है। कौन सा मोटिवेशन ज़्यादा काम करता है आपको भी पता है, पैसों का। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने स्किल्ड वर्कर्स को फाइनेंशियल मोटिवेशन दे सकते हैं, यानी कि उनका वेज बढ़ाते रहिए। अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो उनका वेज बढ़ाने में क्या दिक्कत है, बढ़ा दीजिए। सेवेंथ है इकोनॉमिकल। अब देखिए, आप भले ही साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज़ कर रहे हो, सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, साइंटिफिकली कर रहे हो, लेकिन खर्चा बहुत कर रहे हो तो एवरीथिंग इज़ रॉन्ग। व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको अपना खर्चा बहुत कम करना है, यानी प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत कम करना है, लेकिन आपको काम बेस्ट से बेस्ट करना है। और अगर आपके बिजनेस यूनिट के अंदर कुछ गलतियां हो रही हैं, डेविएशन आ रहा है, तो उसे हटाने का ट्राई कीजिए। एट है मेंटल रिवोल्यूशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर ओनर्स प्लस वर्कर्स दोनों का मेंटल रिवोल्यूशन किया जाता है, उनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश की जाती है। इसके वजह से क्या होता है, हम और आसानी से अपने गोल्स तक पहुंच पाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमने पहले भी पढ़ा था बच्चा लोग कि प्रिंसिपल और टेक्निक्स दोनों अलग अलग चीज़ होती है। तो हमने प्रिंसिपल्स तो पढ़ लिए 8, अब पढ़ते हैं टेक्निक्स। 3 टेक्निक है। पहला है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब क्या? इट मीन्स साइंटिफिक स्टडी बीइंग डन फॉर द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सर्टेन पार्ट ऑफ टास्क। टाइम स्टडी मीन्स एक साइंटिफिक स्टडी करना, ताकि हमें पता चल सके कि एक काम को करने में कितना टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ से लेके अहमदाबाद जाना है तो मुझे एक टाइम स्टडी करना पड़ेगा कि इतना किलोमीटर है तो इतना टाइम लगेगा। तो मैंने एक साइंटिफिक स्टडी की, तो इसी को कहते हैं टाइम स्टडी। और फिर जितना टाइम आपके पास आएगा वो टाइम आप अपने वर्कर को बोल दो कि इतने में मेरे को काम करके दे देना भाई, तो वो आपको उस टाइम में काम करके दे देगा। टाइम स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से आपके रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज़ हो पाता है और आप बहुत जल्दी अपने बिजनेस के गोल्स अचीव कर पाते हो। सेकंड है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी एक ऐसा मेथड है जिससे आपको पता चलता है कि आपके रिसोर्सेज कहाँ वेस्ट हो रहे हैं। ये हमें कैसे पता चल जाएगा कि हमारे रिसोर्सेज कहाँ वेस्ट हो रहे हैं? देखिए, जब आप एकदम ध्यान से देखोगे कि आपके वर्कर कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो फिर आप पकड़ोगे कि आपके एम्प्लॉयज़ कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 10 मिनट के चाय के लिए 40-40 मिनट लगा रहे हैं, कभी दोस्त लोग से मिलने चले जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं। तो जब आप ये मोशन स्टडी करते हो, मोशन की स्टडी करते हो, तो इससे क्या होगा, फिर आप क्या करोगे, उन्हें रोक टोक करने लगोगे कि भाई तुमको 10 मिनट लगता है तो 10 मिनट चाय पीने में लगाओ, इधर उधर नहीं जाना है। तो इससे क्या होगा, आपके रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हुआ। आपने पहले तो पता लगाया कि आपके रिसोर्सेज कहाँ वेस्ट हो रहे थे, आपने ऑब्जर्व किया अपने मेंस को कि आपके मेंस कहाँ कहाँ अननेसेसरी एंड अनप्रोडक्टिव काम कर रहे थे। ऑब्जर्व करने के बाद आपने उन्हें रोका। अब अगर आप ये सब अच्छे से करोगे तो इससे आपके रिसोर्सेज का बहुत कम वेस्ट होगा, आपके वर्कर्स और भी अच्छे से काम करने लगेंगे। हाँ, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आपको टोटली अपने वर्कर्स को मतलब बिल्कुल भी टाइम ही नहीं देना है, ऐसा नहीं है। टाइम देना है, लेकिन जितना उन्हें चाहिए उतना ही दो। अगर वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें रोको। थर्ड है डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी। ये बहुत सही बात कही है हमारे टेलर बाबा जी ने, जो जितना काम कर रहा है उसको उतना ही पैसा दो, ज़्यादा मत दो। सही बात है। आपके एम्प्लॉयज़ सबकी एफिशिएंसी तो एक जैसी नहीं होती है ना, कोई बहुत अच्छा काम करता है, कोई बहुत ख़राब काम करता है, मतलब
कोई बहुत ज़्यादा ही काम करता है और कोई बहुत कम काम करता है, उसके हिसाब से ही उनको वेज दो। जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा दो, जो कम काम कर रहा है उसे कम दो। फिर वो कम वाले को पता चलेगा कि यार उसको इतनी सैलरी मिल रही है, अगले बार से मैं भी मेहनत करूँगा और मुझे भी मिलेगा। इसको कहते हैं हम डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी। होप सो ये तीनों टेक्निक्स आपको समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयल। हमने क्लासिकल थियरी के अंदर देखा था कि टेलर और हेनरी फेयल दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि दोनों ने कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। हमने टेलर्स के प्रिंसिपल तो पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं हेनरी फेयल के प्रिंसिपल्स। बट ये हेनरी फेयल कौन थे? हेनरी फेयल थे एक फ्रेंच इंजीनियर और एक इंडस्ट्रियलिस्ट। इन्होंने ये जो प्रिंसिपल्स हैं 14 प्रिंसिपल्स, ये कहाँ लिखे थे? इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट नाम की एक बुक में, जो इन्होंने 1916 में लिखा था। तो ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स को आपको बहुत ध्यान से समझना है। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। ये प्रिंसिपल यही कहता है कि आपको अपने काम को बांट देना है। देखिए, मैनेजमेंट के अंदर हम ज़्यादा किस चीज़ के बारे में सोचते हैं? हम यही सोचते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे मैनेजर्स का एफिशिएंसी कैसे बढ़े। तो आप प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा सकते हो अगर आप अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर रहे हो, लेकिन एफिशिएंसी बढ़ाने का एकमात्र तरीका है, वो है डिवीजन ऑफ वर्क। आपको क्या करना है? जो एम्प्लॉय जिस चीज़ में अच्छा है उसको वो काम दे दो, ताकि वो उस काम को और अच्छे से करके आपको वापस दे देगा। तो इसी को कहते हैं हम डिवीजन ऑफ वर्क, यानी पहले काम को बांटो, फिर वो काम उसको दो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। वो कैसे? देखिए, अगर आप किसी को पावर दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हो, भाई ऐसा नहीं चलेगा। इन द सेम वे, आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, पावर नहीं दे रहे हो, भाई ये भी नहीं चलेगा। दोनों दो। क्या बोल रही हूँ मैम, समझ नहीं पाए हम? कोई बात नहीं, अभी ध्यान से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं मैनेजर हूँ, मैंने एक पर्सन को बुलाया, मैंने बोला भाई कल से तुम है ना हर रोज़ मेरी कंपनी का रॉ मटेरियल लाके मेरे को दे देना। मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना, लेकिन मैंने उसको पावर ही नहीं दिया। मैंने उसको कार ले जाने की तो परमिशन ही नहीं दी, पावर ही नहीं दी, तो आखिर ये नहीं चलेगा। मुझे उसे कार की चाबी भी देनी पड़ेगी कि ये लो भाई कार, ये तुम्हारा पावर है, मैंने तुमको पावर भी दे दिया एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, तभी चलेगा। लेकिन पावर देते समय आपको एम्प्लॉय के पोस्ट का, एम्प्लॉय के नॉलेज का, एम्प्लॉय के क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का, आर्ट ऑफ लीडरशिप का, मैच्योरिटी का, सबका ध्यान रखते हुए ही उसे पावर देना है। किसी को भी आप पावर नहीं दे सकते हो ना। हाँ, आप देख समझ के ही किसी को पावर दोगे ना, एज वेल एज आप देख समझ के ही किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोगे। तो ये बात याद रखना कि अगर आप किसी को पावर दे रहे हो तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो साथ में पावर भी दो। थर्ड है डिसिप्लिन। आपको हमेशा अपने बिजनेस यूनिट के अंदर इक्विपमेंट्स का ऑप्टिमम यूज़ करना है, यानी कि अच्छे से यूज़ करना है, और सभी एक्टिविटी में कंसिस्टेंसी भी बनाए रखनी है। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है अगर आप अपने बिजनेस यूनिट के अंदर डिसिप्लिन नाम की चिड़िया को आने देते हो तो, यानी कि डिसिप्लिन को। डिसिप्लिन क्या होता है मैम? डिसिप्लिन का मतलब कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस जो सबको अपनाने ही हैं। नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा? पनिशमेंट दीजिए। डिसिप्लिन के वजह से एक हार्मोनियस इन्वायरमेंट बन जाता है, सब लोग अच्छे से काम करते हैं। फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बड़ा सिंपल है। यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि एम्प्लॉयज़ को है ना ऑर्डर सिर्फ एक ही बॉस से मिलना चाहिए। बहुत सारे बॉस से अगर उन्हें ऑर्डर मिलेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। सही बात है भाई, वो लोग कंफ्यूज तो हो ही जाएंगे, इसीलिए उन्हें ऑर्डर एक ही बॉस से मिलना चाहिए। फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हम अपने बिजनेस यूनिट के अंदर सबसे पहला काम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग करते समय अगर हमने कोई गलती कर दी, हमने कोई डेविएशन कर दिया, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई हमें डायरेक्शन दिखाए, कोई हमें गाइड करे। इसीलिए कोई होना चाहिए जो हमें डायरेक्शन दिखाए, जो हमें गाइड दे। कौन होना चाहिए भाई? कौन दिखाएगा हमको डायरेक्शन? हमें डायरेक्शन दिखाएंगे टॉप लेवल वाले, जिनके पास बहुत सारा पावर होता है। सिक्स्थ है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट।
आप जब अपने बिजनेस यूनिट के अंदर काम कर रहे हो तो आपको अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखना है, आपको अपनी बात नहीं देखनी है, आपको अपने बिजनेस की बात देखनी है। यानी कि आपको अपने बिजनेस का फ़ायदा देखना है, बिजनेस का इंटरेस्ट देखना है। सपोज़ अगर मैं अपने बिजनेस की मैनेजर हूँ और मुझे किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है रॉ मटेरियल लाने का, और मेरे चाचा जी का भी दुकान है रॉ मटेरियल का, लेकिन वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं देखते हैं, तो मैं अपना फ़ायदा नहीं देखूंगी, अपने चाचा जी का फ़ायदा नहीं देखूंगी, मैं अपने बिजनेस का फ़ायदा देखूंगी। मैं उस पर्सन को ये बोलूँगी कि आप सामान वहीं से लाओ जो लोग बेस्ट क्वालिटी में देते हैं, ना कि मेरे चाचा जी के दुकान से। तो ये है कि जब आप अपने बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो तो आपको अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखना है, अपने बिजनेस का इंटरेस्ट देखना है। इसकी वजह से होता क्या है, आप अपने बिजनेस यूनिट के गोल्स बहुत जल्दी अचीव कर पाते हो। 7th है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है? इट मीन्स वेजेस या सैलरी जो आप देते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को काम करने के बाद। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि आप रेम्यूनरेशन ठीक से दो, सूटेबल दो। उन लोगों ने जिस हिसाब से काम दिया है उतना उन्हें एटलीस्ट दो, नहीं तो आपका उनका रिलेशन ख़राब हो जाएगा। अगर आप उन्हें अच्छे से वेजेस दोगे तो आपका और उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहेगा। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ओनर और एम्प्लॉय के बीच में अच्छा रिलेशन हो, तभी वो लोग एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। अगर मैं 1000 रुपये का काम कर रही हूँ पर मुझे मिल रहा है सिर्फ 300, तो मैं कैसा काम करूँगी उसके बाद? एकदम लो लेवल का। लेकिन मैं 1000 का काम कर रही हूँ, मेरे को 1000 रुपये ही मिल रहा है, तो मैं और अच्छा ही काम करूँगी। रेम्यूनरेशन देते समय आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि जो जैसा काम कर रहा है आपको वैसे ही उसे पैसा देना है। जो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है उसको ज़्यादा पैसा दीजिए, जो कम एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है उसको कम पैसा दीजिए। इसके अलावा आपको अपने बिजनेस यूनिट के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग, बोनस, ये सब भी देते रहना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब आप खुद के पास ही सारा अधिकार रखते हो, किसी को बोलने का मौका नहीं देते, किसी को अपनी बात रखने का मौका नहीं देते अपने बिजनेस यूनिट के अंदर, उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। हालांकि ये ज़रूरी भी है, तो आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि आपके बिजनेस यूनिट के अंदर आपको सेंट्रलाइजेशन रखना है या डिसेंट्रलाइजेशन रखना है। देखिए, अगर आपने सबको पावर नहीं बांटा है, इट मीन्स आपके बिजनेस यूनिट में सेंट्रलाइजेशन है। अब अगर आपको एम्प्लॉयज़ का ठीक से यूज़ करना है तो आपको सेंट्रलाइजेशन ही अपनाना होगा। बट कहीं कहीं पर डिसेंट्रलाइजेशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बिजनेस यूनिट बहुत बड़ा है तो आप डिसेंट्रलाइजेशन रखो, ताकि आप सबके राय, सबके मत, सब कुछ जान सको। 9th है स्केलर चेन। अब देखिए, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको अपने बिजनेस यूनिट के अंदर एक चेन सा बना देना है, टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। यानी कि अगर किसी को भी कोई बात कहनी है या कोई भी बात होना है, कोई काम होना है, तो सब कुछ बॉटम लेवल से हो के जाएगा टॉप लेवल तक। एक चेन रहना चाहिए। 10th है ऑर्डर। ऑर्डर से मेरा मतलब यहाँ पर ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर का मतलब एक सीक्वेंस। यहाँ ऑर्डर के अंदर आपको दो बातों पे ध्यान देना है। पहला है रॉ मटेरियल अरेंजमेंट, दूसरा है सोशल अरेंजमेंट। जैसे आप अपने रॉ मटेरियल को सही जगह पर लगाते हो, वैसे ही आपको अपने एम्प्लॉय को भी सही जगह पे लगाना है। ऐसा नहीं करना है कि एक सीए टाइप का आपका कोई एम्प्लॉय है जो सीए है और उसको आपने एक ऑर्डिनरी पोस्ट दे के रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पोस्ट दो अपने एम्प्लॉय को। 11th है इक्वालिटी। एम्प्लॉयज़ हमारे मैनेजरियल सिस्टम का हिस्सा होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ह्यूमंस होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी उनसे काम करवा रहा है उसे इक्वालिटी रखना है, किसी भी प्रकार का भेदभाव कुछ भी नहीं करना है। इन द सेम वे एम्प्लॉयज़ को भी अपने सुपीरियर के साथ अच्छे से बिहेव करना है। 12th है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर। अगर आपके पास परमानेंट और स्टेबल एम्प्लॉयज़ है तो वो आपके बिजनेस के असेट है। और कोई भी एम्प्लॉय अपने आप को कब डेवलप कर पाता है? जब वो एक ही बिजनेस यूनिट में बहुत लंबे टाइम तक रहे और वो अपना तो डेवलपमेंट कर ही पाता है, साथ में वो उस बिजनेस का भी डेवलपमेंट कर पाता है। लेकिन क्या होगा जब आप किसी एक ही पर्सन को कभी उधर घुमाओ कभी उधर घुमाओ, यानी कि आज सूरत में उसकी पोस्टिंग रखी, कल अहमदाबाद में रखोगे,
फिर वापी में रखोगे, हमेशा उसे बदलते रहोगे, तो उससे ना उसका फ़ायदा होगा ना ही आपका फ़ायदा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसा ना करें। एक एम्प्लॉय को एक बिजनेस यूनिट में अच्छे टाइम तक रखें ताकि उसका भी नॉलेज बढ़ जाए, आपके बिजनेस का भी नॉलेज वो बढ़ा डाले। और अगर आप ऐसा करते हो तो लेबर टर्नओवर रेट में भी भारी गिरावट आती है, यानी कि वो लोग आपके बिजनेस यूनिट को छोड़ के जाना पसंद नहीं करेंगे। 13th है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है अपनी बात कहने का मौका देना। हर बिजनेस यूनिट के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके अंदर ये क्वालिटी होनी ही चाहिए। उन सबको अपना भी बात रखना चाहिए बिजनेस के अंदर, इससे उनका भी डेवलपमेंट होगा और बिजनेस का भी। 14th है फीलिंग ऑफ वननेस, यानी एस्पिरिट दी कॉर्प्स। आपके बिजनेस यूनिट के अंदर आपको कुछ ऐसा माहौल बना के रखना है कि सभी एम्प्लॉयज़ मिलजुल के काम करें, एकता में काम करें। और ये बात तो मैनेजर को ध्यान में रखना चाहिए कि सभी लोग एकता बना के काम करें। ये था एस्पिरिट दी कॉर्प्स और ये थे 14 प्रिंसिपल्स किसके, फ्यूल बाबा के। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर एफ ड्रकर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो ये पीटर एफ ड्रकर भी बहुत अच्छे मैनेजर के लीडर थे, यहाँ तक कि एक फिलोसोफर और एजुकेटर भी थे। अब पीटर एफ ड्रकर ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, तो इन्होंने दिया था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशंस। मैम ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर इन्होंने ये कहा है कि सभी एम्प्लॉयज़ को काम करना है लेकिन यूनिफॉर्मिटी बना के, मतलब कंसिस्टेंटली काम करना है। इनफैक्ट मैनेजर्स को भी कंसिस्टेंटली काम करना है, तभी जाके वो लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा पीटर एफ ड्रकर ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। इसीलिए पीटर एफ ड्रकर को हम मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर भी कहते हैं। होप सो दोस्तों आप लोग को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा और ये चैप्टर अब एंड हो रहा है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउट जो।